आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट को क्यों जो है क्यों काटा जा रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स है उसके डिस्ट्रक्शन के। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग कुछ और फैक्टर्स आज यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखेंगे कि फॉरेस्ट को हमें जो है क्यों बचाना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें मैनी फॉरेस्टर्स और एनवायरमेंटलिस्ट, उनकी ये सोच है कि फॉरेस्ट के डिप्लीट होने के कुछ मेजर कुछ और फैक्टर्स है, ठीक है। और ये फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स को चारा खिलाना, देन फ्यूल वुड कलेक्शन। फ्यूल वुड कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लकड़ियाँ इकट्ठा करना खाना बनाने के लिए। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो रूरल एरियाज़ में जो है जो लेडीज़ है वो लकड़ियों से खाना बनाती है, चूल्हे पर खाना बनाती है, तो उस चीज़ के कलेक्शन के लिए। बट अगर हम लोग इस व्यू पॉइंट को देखें तो ये व्यू पॉइंट जो है वो गलत है कि फॉरेस्ट इसकी वजह से डिप्लीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग भी खुद देखें तो ये तो है नहीं कि लकड़ियाँ जो है इकट्ठे करने के लिए पूरा का पूरा जो है जंगल काटना पड़े या पूरा का पूरा पेड़ काटना पड़े। छोटी टहनियाँ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जो नीचे ज़मीन पर जो लकड़ियाँ सूखी गिर जाती है उसको ये लोग इकट्ठा करते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेजिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो एक पैच ऑफ लैंड, जैसे ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेज करवाया, अगले दिन वो दूसरे जगह पे ग्रेज करवा सकते हैं ताकि वहाँ पे जो ग्रास वगैरह है वो दोबारा से ग्रो जो है वो कर सके। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो मेजर रिपोजिटरीज है कुछ वैल्यूबल चीज़ों का। अब वैल्यूबल चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिल रही है, मिनरल्स हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। मिनरल्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हैं जैसे हमारी डेली डिमांड्स की वो हमें फॉरेस्ट से मिल रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज़ और अर्बन एरिया जो है इतना एक्सपैंड कर रहा है, तो वो जो एक्सपैंड कर रहा है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी? लकड़ियाँ जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलेगी। अब कुछ जो है आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी? वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलेगी। इसी के साथ साथ माइनिंग वगैरह होगी, वो कहाँ हो रही है? ज़्यादातर फॉरेस्ट में हो रही है। तो काफ़ी हद तक जो है इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए फॉरेस्ट से जो है ह्यूमन बींग्स अपनी नीड को फुलफ़िल कर रहा है। इसी तरीके से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रही है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे कि डैम वगैरह जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब भाई डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, तो आसपास के जंगलों को भी साफ़ करना पड़ेगा। तो जब आसपास के जंगल साफ़ किए जाएंगे, काटे जाएंगे, तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स कहाँ जाएंगे? वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे। तो उनका क्या हुआ? उनका हैबिटेट लॉस हुआ, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा फैक्टर है हंटिंग। हंटिंग यानी कि एनिमल्स को हंट करना, मारना उन्हें अपने ग्रीड के लिए। फिर है पोचिंग। पोचिंग की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट, बेसिकली कुछ एनिमल्स को मारा जाता है, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले जैसे कि एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, जो उनके दांत, जो उनकी सूंड होती है, ठीक है, वो जो है उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कुछ एनिमल की स्किन वगैरह निकाली जाती है, उसके लेदर को जो है दूसरी कंट्रीज़ में इलीगल तरीके से बेचा जाता है। फिर है पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जब जंगल में आग लग जाती है, पॉइजनिंग जब कोई केमिकल लीक हो जाता है या फैक्ट्री का स्मोक वगैरह जो है वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं।
सो अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एसेस। अनइक्वल एसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अमीर और गरीब ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि हर किसी के पास फॉरेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है। सेकंड है इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कुछ लोगों को रिसोर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि कुछ लोगों को रिसोर्स ज़्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को रिसोर्सेज जो है कम मिल रही है। अब रिसोर्स जो है ज़्यादा किसे मिलेगी? रिच पर्सन को मिलेगी। कम किसे मिलेगी? पुअर पर्सन को मिलेगी। फिर है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। अब हम लोग बात तो हर कोई कर देता है कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कितने लोग हैं? तो ये भी मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं। फिर है ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड, यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती क्या है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज, जो इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है, जो कि पुअर कंट्रीज में आती है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो है मेजर रिस्पॉन्सिबल माना गया है कि वो जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग फैक्ट देखें तो एक अमेरिकन जो है, ठीक है, वो 40 टाइम्स मोर रिसोर्स कंज्यूम करता है एक सोमेलियन से। सोमेलियन की अगर हम लोग बात करें तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, और अमेरिकन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, उन्हें रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी, जिसकी वजह से वो जो है डिस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें ऐशो आराम चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें सोमेलिया की, तो सोमेलिया जो है वो एक छोटी सी कंट्री है और इतनी रिच नहीं है। इसी हिसाब से इंडिया के जो 5% रिच सोसाइटी है, यानी कि वो लोग जिनके पास पैसा है, वो इकोलॉजी को ज़्यादा डैमेज करते हैं। क्यों ज़्यादा डैमेज करते हैं? क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सके। अब भाई जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो और डिमांड करेगा कि उनके पास जो है और भी सारी चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें हो, उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, उनको लेटेस्ट ट्रेंड भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ कहाँ से आ रही है? एनवायरनमेंट से ही आ रही है। तो ऑब्वियसली जो हमारे रिच पर्सन है, जो रिच कंट्रीज़ है, वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म कर रही है इन कंपैरिजन टू द पुअर पीपल एंड पुअर कंट्रीज़, दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा, एक और मेजर फैक्टर है या अगर हम लोग बोले इम्पैक्ट है फॉरेस्ट डिप्लीशन का। फॉरेस्ट डिप्लीशन की वजह से या जंगलों को काटने की वजह से सिर्फ हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका भी लॉस हो रहा है। उसका भी लॉस कैसे हो रहा है? जैसे कि कुछ मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं। मार्जिनलाइज की मीनिंग क्या? मार्जिनलाइज पीपल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेसिकली ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल होते हैं या जिन्हें हम लोग आदिवासी भी बोलते हैं, जिनका सोर्स ऑफ ओरिजिन या ये कह सके कि उनकी पूरी लाइफ जो है फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहती है। तो उनकी लाइफ जो है काफ़ी हद तक जो है उनकी लाइफ डिपेंड रहती है फॉरेस्ट के ऊपर। और अगर जंगलों का लॉस हुआ तो अल्टीमेटली उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है असर पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various component of the forest and wildlife for food के लिए, ठीक है, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए ये जो आदिवासी पीपल है या वो कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट में रहती है, वो हर चीज़ के लिए यहाँ पर डिपेंड रहती है। तो जब जंगल छिन जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी उनसे छिन जाएगी। इसी में ही अगर हम लोग बात करें, द मोस्ट पुअर पर्सन इज़ द वुमेन। वाई वुमेन?
अगर हम लोग मेल से कंपैरिजन करें, बिकॉज इन आवर सोसाइटी वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल। जितने भी ट्राइबल पीपल में जो औरतें हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को चलाना। तो घर चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए। तो लकड़ियाँ कहाँ से मिल रही है, जंगल से मिल रही है। वहीं पर जो रूरल एरियाज़ की वुमेन है, जैसे मैंने बताया था कि उन्हें जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करने जंगल की तरफ जाना पड़ता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, औरतों के ऊपर है। साथ में वाटर लेकर के आना, बेसिक जो है सब्सिस्टेंस की जो भी चीज़ें हैं, यानी कि उनके बेसिक नीड की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उन्हें कहाँ से मिल रही है, जंगल से मिल रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रिसोर्स जैसे जैसे डिप्लीट होगी तो उतना ही ज़्यादा जो है ह्यूमन बींग्स को उस रिसोर्स के लिए जो है दूर जाना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा। और यहाँ पे रिसोर्स की अगर हम लोग बात करें और हम लोग बात कर रहे हैं वुमेंस की, तो वुमेंस को जो है फ्यूल और फॉडर लेने बेसिकली फ्यूल के लिए जो है जंगलों में जाना पड़ता है। तो जब जंगल काट दिए जाएंगे तो पहले उन्हें सपोज़ करो कि 3 किलोमीटर जो है दूर जंगल जाना पड़ता था लकड़ियाँ बीनने के लिए, लकड़ियाँ उठाने के लिए। अब जंगल कट गए तो उन्हें 5 किलोमीटर जाना पड़ा। उसके बाद और ज़्यादा जंगल काट दिया गया तो जो है और उन्हें ज़्यादा दूर जाना पड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर उन्हें जाना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे सीरियस इश्यूज़ जो है क्रिएट हो जाएंगे, उनके अंदर बीमारियां बननी चालू हो जाएगी। फिर वो अपने जो है ना तो घर की देखभाल कर सकती है, ना ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब पहले वो 2 किलोमीटर जा रही थी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए तो उनको कम टाइम लग रहा था, अब उन्हें 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर जाना भी है, 10 किलोमीटर वापस भी आना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका वर्किंग आवर्स भी जो है बढ़ जाएगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी हेल्थ पर, उनकी सोशल लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमें साफ साफ दिखाई दे जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जंगलों की बात हो रही है तो जंगल में कटाव होगा तो जो मेन इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इम्पैक्ट है जो कि डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं। अब कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट है जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, जंगलों को काटने की वजह से हो रहे हैं? ड्राउट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड। अब ये जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, पुअर पीपल की वजह से, पुअर पीपल के ऊपर पड़ेगा। और पुअर पीपल जो है फिर सरवाइव इतना नहीं कर पाएगा और उनको जो है पॉवर्टी जो है इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के ही साथ साथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो होगा, ठीक है, उससे जो है काफ़ी हद तक फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, हमारी यानी कि ह्यूमन बीइंग की, हर एक की जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होगी, वो भी धीरे धीरे जो है वो बेकार होती हुई चली जाएगी। सो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे जो है हम लोग जंगलों को बचा सकते हैं, गवर्नमेंट ने जंगलों को बचाने के लिए क्या किया है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। सो नाउ वील स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंजर्वेशन का मतलब होता है टू सेव, ठीक है, किसी चीज़ को बचाना। तो यहाँ पे जो है हमें फॉरेस्ट को या हमारी जो इकोलॉजी है उसे क्यों बचाना चाहिए? कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले वो इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है क्या कर रहा है, प्रिजर्व करके रख रहा है। एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? वाटर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर, सॉइल, ये तीनों चीज़ जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, इसलिए ये इन्हें भी जो है क्या कर रहा है, कंजर्व करके रख रहा है, बचा रहा है, ठीक है, मेंटेन करके रख रहा है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो ये उन्हें भी जो है
बचा के रख रहा है, उन्हें भी जो है प्रिजर्व करके रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। तो एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी पे ही अभी तक जो है फीड कर रहे हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया। फिशरीज़ भी जो है एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख रही है। 1960 से 1970s के बीच में, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1960 के गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या चीज़ें करी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ से हमारा कंजर्वेशन पार्ट स्टार्ट होता है। तो 1960 से 1970 के बीच में कंजर्वेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने डिमांड करी थी के नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए। अब ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो बनाया जाए, उसमें ऐसे रूल्स जो रेगुलेशंस बनाए जाए, ऐसे लॉज बनाए जाए जिससे कि फॉरेस्ट को जो है सेव किया जाए। तो पहली अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इम्प्लीमेंट की गई थी 1972 में। और इसी के ही साथ साथ इसमें जो है काफ़ी सारी प्रोविजंस दिए गए थे जो कि एनिमल्स के हैबिटेट्स को बचाने के लिए थे, यानी कि उनके घर को बचाने के लिए थे। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वाज आल्सो पब्लिश। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने क्या करी कि एक जो है लिस्ट प्रिपेयर करी जिसमें प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को जो है पब्लिश किया गया। द थर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये जो प्रोग्राम था बेसिकली किस चीज़ के ऊपर था, क्यों ये जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट की गई थी, क्यों लागू करी गई थी, उसका मेन फोकस पॉइंट क्या था। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, giving legal protection to their habitats and restricting trade in animal। कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जा सकती थी, ठीक है, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर आ गई थी। तो उन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है पास करी, जिसमें गवर्नमेंट ने बैन किया हंटिंग को, ठीक है, कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो है हंटिंग नहीं करी जाएगी। दूसरी चीज़ कि उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा उनके हैबिटेट को, यानी कि जब हंटिंग बंद कर दी जाएगी, दूसरा उनके जो एरिया है उसे सेफ रखा जाएगा, और साथ के साथ रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, पूरी तरीके से रोका जाएगा जो भी वहाँ पे ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का। अब ट्रेड कैसे हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, अब एनिमल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं या इलीगल तरीके से बेचे जाते हैं, तो उस चीज़ को जो है इन्होंने बंद किया। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो है नेशनल पार्क बनाए, इसी के ही साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अनाउंस किए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर सुना है, प्रोजेक्ट राइनो सुना है, ठीक है, और कुछ एनिमल्स को बचाने के लिए जैसे कश्मीर स्टैग हो गया, हंगूल हो गया, और 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए जो कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, एशियाटिक लॉयन को बचाने के लिए, और इंडियन एलिफेंट को बचाने के लिए, ब्लैक बक को बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। तो काफ़ी सारे एनिमल्स को बचाने के लिए जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए गए जिससे कि एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ना तो उनकी हंटिंग की जाए, ना तो उनका इलीगल तरीके से ट्रेड किया जाए, ताकि वो स्पीशीज़ जो है एटलीस्ट बची रह सके।
क्यों? क्योंकि वो सभी वाइल्ड लाइफ जो है इम्पॉर्टेंट है, सभी लाइफ जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रही थी, तो इसलिए इनका बचाना जो है बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर एंडेंजर्ड से भी ये एक लेवल भी अगर आगे बढ़ जाती है, इनकी संख्या और कम हो जाती है, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ जाएंगी, यानी कि वो स्पीशीज़ जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो इसी में से हम एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और ये है प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था, जब अथॉरिटीज़ को ये लगा, यानी कि जब गवर्नमेंट को ये लगा कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1827 से, तो पहले जो थी 55,000 थी, और 55,000 से 1827 जो है टाइगर की पॉपुलेशन रह गई। और मेजर थ्रेट जो है ये टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उनको किस चीज़ से था? सबसे पहले तो पोचिंग फॉर ट्रेड। पोचिंग फॉर ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो टाइगर को हंट करके उसके पार्ट्स जो है, उसका प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा रहा था। फिर है श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा था, जहाँ पे टाइगर्स रह रहे थे वो जगह ख़त्म होती जा रही थी। देन डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज़, जिस प्रे बेस्ड स्पीशीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जिस स्पीशीज़ पे ये लोग फीड करते थे, जिन एनिमल्स को ये लोग खाते थे, तो उनकी भी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और यही सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी। इसी के साथ और भी फैक्टर्स देखे गए। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries। जो जैसे मैंने बताया था कि पोचिंग, तो पोचिंग जो है टाइगर की बोन्स की और टाइगर की स्किन्स की, काफ़ी सारी मेडिसिन्स वगैरह में जो है टाइगर की बोन जो है यूज़ करी जा रही थी। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही थी? एशियन कंट्रीज़ में हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बहुत ही कम होने लगी, और इतनी कम होने लगी कि वो जो है एक्सटिंक्शन, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर आ गई। इंडिया और नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2/3 जो है टाइगर पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है। और इन दोनों जो है नेशन ने मिल करके प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में, टाइगर को कंजर्व करने के लिए, ताकि इलीगल तरीके से या कैसे भी जो है टाइगर की हंटिंग वगैरह ना हो, टाइगर को जो है सेफ रखा जाए। और इसीलिए जो है कुछ बायोटाइप्स बनाए गए, और इन बायोटाइप्स की अगर हम लोग बात करें, नेशनल पार्क्स बनाए गए। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क बनाया गया जो कि वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनाया गया मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई जो कि राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व बनाया गया जो असम में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व बनाया गया जो कि केरला में है। तो ये सारे के सारे जो है टाइगर रिजर्व बनाए गए टाइगर को सेव करने के लिए अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्लेसेस मैंने मार्क किए हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये सरिस्का, सुंदरबन, मानस, तो ये प्लेस आप लोग मैप में मार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, मार्किंग के लिए जो है मैप में आ जाता है। सो अब अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की, तो ये फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे, ना कि कुछ फ्यू कंपोनेंट्स पे। इसी के ही साथ साथ सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स को भी सेव करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स वगैरह देखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है लॉज वगैरह बना रही है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1986 में सेवरल 100 बटरफ्लाइज, काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को, मोथ्स को, बीटल्स को, ड्रैगन फ्लाई को, इन सारी चीज़ों को जो है सेव करने के लिए इन्हें लिस्ट में ऐड किया गया कि ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और 1991 में
फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी ऐड किया गया, जिसमें स्टार्टिंग जो है 6 स्पीशीज़ से करी गई कि इन प्लांट्स को भी जो है सेव करा जाए। तो प्लांट्स और जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें भी जो है सेव करने के लिए प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर था जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एनिमल्स पे ही फोकस किया जा रहा था। एनिमल्स के साथ साथ अब इंसेक्ट्स और प्लांट्स पर भी फोकस किया गया। So now we'll come to our next topic, that is types and distribution of forest and wildlife resources. तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और बाकी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों ने मिलकर के फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में? क्या होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। आधे से ज़्यादा जो हमारी टोटल फॉरेस्ट लैंड है वो रिज़र्व फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने डाली हुई है। और रिज़र्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, कि ये जो रिज़र्व फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं जो गवर्नमेंट ने घोषित किए हुए हैं। इसी के ही साथ साथ ये जो फॉरेस्ट है इनमें काफ़ी कम जो है मूवमेंट होती है लोगों की, क्योंकि ये रिजर्व रखे गए होते हैं इसलिए। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। एंड दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। क्यों रखी गई है? ताकि और इनमें जो है डिप्लीशन ना हो और ये फॉरेस्ट जो है ये बर्बाद ना हो सके। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है थोड़ी बहुत कम है। यहाँ पे लोगों को फॉडर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए जाना अलाउड है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ये चीज़ नहीं है। थर्ड है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो ये वो फॉरेस्ट है जो कि ना हमारे रिज़र्व फॉरेस्ट में आ रहे हैं ना हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वेस्टलैंड भी आ रही है। वेस्टलैंड की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ दोनों ही इन फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो है एक साथ काम कर रही है। सो रिजर्व एंड protected forests are also referred to as permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और इन्हें जो है परमानेंट फॉरेस्ट या प्रोटेक्ट या रिजर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए ये रिजर्व रखे गए हैं, जैसे कि टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर जो है या कुछ और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए इन फॉरेस्ट को जो है रिजर्व रखा गया है कि यहाँ इन फॉरेस्ट से सिर्फ यही सामान जो है निकाला जाएगा। और कहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जैसे मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कि 75% ऑफ द टोटल एरिया। सबसे ज़्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट है यानी कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। दूसरा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये भी इन एरियाज़ में भी जो है रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये वो एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें और गुजरात के कुछ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है लोकल
कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया गवर्नमेंट ने उसके बारे में बात कर ली, क्यों प्रोटेक्ट किया वो भी हमने बात कर ली, क्या क्या प्रॉब्लम फॉरेस्ट में आई वो भी हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की, यानी कि कम्युनिटी ने, यानी कि हमारे जो समाज है, सोशल ग्रुप्स है, उन्होंने क्या किया फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ भी हैं। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो कम्युनिटीज़ है जो कि फॉरेस्ट में ही रहने वाली कम्युनिटीज़ है, जैसे कि आदिवासी हो गए। कुछ एरियाज़ जो है इंडिया में, वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ने स्ट्रगल किया फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, इन सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फर्स्ट ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताती जा रही हूँ और पॉइंटर्स भी आपको बताती जा रही हूँ कि सारिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ के गांव वालों ने क्या किया था, वहाँ के गांव वालों ने, गवर्नमेंट ने वहाँ पे माइनिंग का ऑर्डर दिया था। अब भाई जागरूक होना भी जो है बहुत बड़ी बात है। हमें अगर हमारे राइट्स पता हो, हमारे आसपास क्या चीज़ चल रही हो, तो हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ के लोगों ने वही किया, इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने लागू की थी, ठीक है, उसी का ही इन्होंने जो है एक तरीके से सहारा लिया कि अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ रिजर्व के आगे जो है माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का इन्होंने जो है विरोध किया और यहाँ पर माइनिंग करने से इन लोगों को रोका। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटिंग रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट जो सारिस्का टाइगर रिजर्व के लिए राजस्थान के जो लोग थे उन लोगों ने करी। तो यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन को इन्होंने बचाया। सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो वो भी राजस्थान में से ही है। The inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav Sanctuary. That means वाइल्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था। अलवर के 5 गाँव के लोगों ने क्या किया था, 1200 हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट लैंड थी उसे खुद अपने आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया था। और किस नाम से, भैरवदेव दाकव सेंचुरी के नाम से। और यहाँ पे उन्होंने खुद के अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए। क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए कि यहाँ कोई हंटिंग नहीं होगी, इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता, यानी कि अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको जो रूल्स रेगुलेशन इन लोगों ने बनाए हैं उन सारे रूल्स रेगुलेशन का जो है पालन वगैरह करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट ये हमारा थर्ड है, ठीक है, कम्युनिटी ने जो किया था। सेकंड हमने देख लिया अलवर डिस्ट्रिक्ट में था। तो चिपको मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हिमालयास में हुआ था। और क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो यहाँ की कम्युनिटी थी वो सारी की सारी एक साथ आ गई थी और इन्होंने जो है अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए मेथड्स वगैरह डेवलप जो है अब कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ऑफ प्लांट्स को बचाने के लिए उन पेड़ों को हक करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे आकर के इन्होंने जो है पेड़ों को हक करना स्टार्ट कर दिया था। पेड़ों से एकदम जो है ये जुड़ गए थे और इसीलिए इसे चिपक गए थे, इसलिए इसे चिपको मूवमेंट का भी नाम दिया गया। नेक्स्ट फिर है हमारा फोर्थ बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो ये टिहरी और नवदनिया यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है
जो फार्मर्स जो कि ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, यानी कि जो स्टार्टिंग से जो मेथड चला आ रहा है कि ट्रेडिशनल बीज वगैरह जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो है लोग ज़्यादा प्रीफर वगैरह करने लग गए थे। तो इसीलिए जो है बीज बचाओ आंदोलन, यानी कि बीजों को बचाना, सीड्स को बचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग मेथड की बात करें तो वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि JFM। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर के फॉरेस्ट को मेंटेन करके रख रही है, फॉरेस्ट को जो है रिस्टोर कर रही है। और स्पेशली लोकल कम्युनिटीज़ ही जो है ज़्यादातर यहाँ पे उनका ही रोल ज़्यादा प्ले होता है। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था 1988 में स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट स्टेट कौन सा था? उड़ीसा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था और किस स्टेट में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। So, JFM depends on the formation of local villages, institutions and undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो JFM जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है JFM, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है यानी कि JFM डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे जो है जो लोकल विलेजर्स हैं वो सारे के सारे मिलकर के इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो भी एक्टिविटीज़ है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी की सारी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और किसकी हेल्प से मैनेज कर रहे हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट की हेल्प से, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो लोकल पीपल है वो लोग मिलकर के जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बना रहे हैं। So, in return, the members of these communities are entitled to intermediaries benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection। तो इनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि टिम्बर प्रोटेक्शन के लिए टिम्बर प्रोटेक्शन जो है उसमें इनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और साथ में ये फॉरेस्ट को बचाने में गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो JFM के थ्रू काफ़ी सारी लोकल कम्युनिटीज़ भी जो है फॉरेस्ट को बचा रही है, और लोकल कम्युनिटीज़ अपना शेयर दे रही है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है फॉरेस्ट सेफ नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है नहीं निभा रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। पुराने ज़माने से ही अगर हम लोग बात करें तो नेचर को बहुत ही वर्शिप किया जाता है, ठीक है। ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ है कि जो है नेचर को प्रोटेक्ट करने का एक सोर्स भी है कि किसी न किसी तरीके के प्लांट को या किसी न किसी चीज़ को जो है वर्शिप किया जाए देवी देवता के रूप में। तो उसी चीज़ को जो है हम लोग सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे तुलसी की जो है पूजा वगैरह करी जाती है, तुलसी माता के रूप में जो है उसको पूजा की जाती है। और अगर एक हम लोग बेनिफिट देखें तो क्यों पूजा करी जा रही है, साइंटिफिक अगर रीज़न देखें तो उसके मेडिसिनल जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सर्दी खांसी ज़ुकाम में जो है तुलसी हमारी काफ़ी मदद कर रही है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है अलग अलग प्लांट्स को जो है देवी देवता के रूप में यानी कि सेक्रेड ग्रोव्स के रूप में जो है पूजती आ रही है। जैसे कि मुंडास एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ और कदम्बा। तो मुंडा और संथल जो है वो कदम्बा और महुआ ट्री की पूजा करते हैं। वैसे ही ट्राइबल पीपल जो है उड़ीसा में और बिहार में वो टेमरिंड यानी कि इमली के पेड़ की पूजा करते हैं और मैंगो के पेड़ की पूजा करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द वेडिंग यानी कि शादियों के टाइम पर। काफ़ी सारे लोग जो है पीपल की पूजा करते हैं, बैनियन की पूजा करते हैं एज अ सेक्रेड ग्रोव।
देवी देवता के रूप में। और वहीं अगर हम लोग साइंटिफिक रीज़न देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम लोग प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को जो है सेव करके रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि खाली प्लांट्स को ही एज अ सेक्रेड ग्रुप जो है उसकी पूजा करी जा रही है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, लोग जो है स्प्रिंग्स की, माउंटेन पीक्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, इन सारी चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों की पूजा करने से क्या आ रहा है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ या पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर जो है माउंटेन वो प्रोटेक्टेड रह रहा है, वो बचाकर उस चीज़ को रख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मंदिर के आसपास काफ़ी सारे लंगूर या काफ़ी सारे बंदर वगैरह होते हैं, और क्या माना जाता है कि बंदर जो है किसका रूप होते हैं, वो हनुमान का रूप होते हैं। तो ये भी एक तरीका है, एक पर्टिकुलर एनिमल को हम लोग जो है एज अ गॉड यानी कि एज अ सेक्रेड ग्रुप के रूप में जो है उसे पूज रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है उन्हें केले वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, केले वगैरह खिलाते हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एलिफेंट्स को जो है, ये एलिफेंट्स हो गए, रैट्स हो गए, तो इन्हें हम किसी ना किसी जो है गॉड से कनेक्ट करते हैं कि एलिफेंट जो है वो गणेश जी है, या रैट जो है वो गणेश जी का वाहन है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ को या किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को जो है प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। वैसे ही बिश्नोई विलेज जो है राजस्थान में, वो ब्लैक बक यानी कि सिंकारा, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। नील गाय और पीकॉक को जो है काफ़ी हद तक मेंटेन करके रख रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो ये कम्युनिटी जो है किसी को भी उन्हें हार्म करने नहीं दे रही है। तो अगर हार्म नहीं करने दे रही है, इसका मतलब वो इन कम्युनिटीज़ को, इन एनिमल्स को, इन बर्ड्स को जो है प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, अगर हम लोग अपना रोल प्ले करें, ये इंडिविजुअली अगर हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हाँ हमें भी जो है अपने आसपास के एरिया में जो भी वाइल्ड लाइफ है या जो भी प्लांट्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हम भी एक अपना स्टेप दे सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए। सो आई होप दैट द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. So this is for today, and thank you very much for watching my video. And for the next video, do like, share and subscribe my channel and press the notification button. Thank you.